ओके, तो ये वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। ऑर्डिनरी सेंस में अगर तुमको कोई पूछेगा कि डिमांड क्या है तो तुम क्या बताओगे? डिमांड मतलब तुम अगर समझो, तुम बताओगे शायद से कि मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल खरीदना है, तो वो डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बताया है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिजायर। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमने सब सिर्फ सोच लिया कि हमको मोबाइल खरीदना है तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ उसका डिमांड बहुत है। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में, इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो इकोनॉमिक सेंस में अगर किसी भी चीज को डिमांड बनना है तो उसमें तीन चीजें चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसा दिया है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस, डिजायर तो हमने पहले भी सुना, डिजायर मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझको एक कार लेना है समझो, ठीक है, तो वो कार मेरे लिए डिजायर है। फिर क्या विलिंगनेस टू परचेस है, क्या मुझे वो सच में मैं मतलब वो खरीदने के लिए रेडी हूँ, मैं खरीद सकता भी हूँ और खरीदने के लिए मैं रेडी हूँ, क्या खरीदने के लिए मैं रेडी हूँ, तो हाँ। फिर एबिलिटी टू पे, क्या फिर वो पे करने के पास लिए मेरे पास एबिलिटी है, मतलब क्या मैं वो पे करने के लिए मेरे पास पैसे है उतने, ठीक है, तब जाके वो डिमांड बनेगा। अगर वो पैसे है मेरे पास पे करने के लिए तो वो डिमांड बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों है, डिजायर भी है, कार खरीदना की एक इच्छा भी है, फिर विलिंगनेस टू परचेज भी है। विलिंगनेस टू परचेज मतलब कि मैं, मेरी खुद की इच्छा कि मुझे खरीदनी है, ठीक है। फिर तीसरा है एबिलिटी टू पे, कि हाँ मुझे, मैं पे कर सकता हूँ, तो वो डिमांड बनेगा। लेकिन समझो अगर मैं ही यही एग्जाम्पल में, डिजायर तो है मेरी, बराबर, समझो डिजायर है, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि बड़ी बड़ी अच्छी कार, ऑडी, बराबर, बीएमडब्ल्यू वो सब खरीदे, ठीक है, तो वो चलो डिजायर तो है उसके पास। विलिंगनेस टू परचेज के, हाँ चलो हाँ करनी करनी है, लेकिन तीसरा समझो एबिलिटी टू पे नहीं है, वो पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डिमांड बोला जाएगा नहीं, ठीक है। तो डिमांड बनने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, अपने पास पैसा भी उतना होना चाहिए और विलिंगनेस टू पे। फॉर एग्जाम्पल विलिंगनेस टू परचेज के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो कोई बड़ा स्टार है, उसको कोई गाड़ी खरीदने की डिजायर है, ठीक है, गाड़ी उसको खरीदना है, वो ठीक है। फिर एबिलिटी टू पे भी है, वो उतना पैसा पे करने की कैपेसिटी भी रखता है। लेकिन कोई उसको सस्ती सी कार, कोई छोटी सी कार दिखा दी, स्विफ्ट या कोई भी दिखा दिया, तो वो नहीं बोलेगा कि मेरे को ऐसी कार नहीं खरीदनी है, तो वो उसका विलिंगनेस नहीं होगा। कार खरीदने का डिजायर रख रहा है, एबिलिटी टू पे रख रहा है, बट उसको वो कार नहीं चाहिए जो कोई छोटी सी, जिसमें कोई मतलब जिसमें कोई उसका स्टेटस ही नहीं पता चले। तो तीनों चीजें होना जरूरी है ये डिमांड में। तो तुमको ये मीनिंग, यहाँ से ये पूरा मीनिंग का से लेके यहाँ तक पूरा एक लिख सकते हो तुम लोग इसमें से, ठीक है। ये मीनिंग ऑफ डिमांड में आएगा। उसके आगे क्या है वो मैं देखता हूँ और बताता हूँ। उसके आगे एक डेफिनेशन ऑफ डिमांड है, ये भी तुम कर सकते हो तुम्हारा आंसर और अच्छा दिखने के लिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। मतलब एक टाइम पे, एक प्राइस पे तुम एक कोई चीज खरीदने के लिए रेडी हो, वो बनाता है उसकी डिमांड, ठीक है। तो डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है कि वो टाइम पे वो रेडी है भाई खरीदने के लिए। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड को हमेशा टाइम और प्राइस के साथ उसको बताया जाएगा कि ये टाइम पे भाई इतना प्राइस में ये चीज मिल रहा है। तुमको पता भी होगा कि मार्केट में कितनी सारी चीजें हैं, गोल्ड है, वो सब सारी चीजें जिसके भाव प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन ये टाइम पे इसका ये रेट है और वो इंसान खरीदने के लिए रेडी है, विलिंगनेस, एबिलिटी और डिजायर तीनों है, तो वो उसकी डिमांड बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला भी पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तुम पूरा कर सकते हो लिखने के लिए, और करना भी है तुम लोगों को। नेक्स्ट अभी इसमें एक आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड, जो आंसर हम लोगों को करना नहीं है, जो मतलब हम लोगों को डिस्टिंग्विश में आ सकता है, लेकिन मैं खाली एक बता देता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब
Individual demand is the quantity of commodity demanded by the consumer at a given price during a given period of time. मतलब एक कंज्यूमर एक टाइम पे कितना गुड्स डिमांड करता है और क्या प्राइस पे डिमांड करता है, वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कोई भी समझो राइस ले लो या कोई भी ले लो, व्हीट ले लो, कुछ भी ले लो, 1 kg वो डिमांड कर रहा है, बराबर. अगर रेट कितना लगेगा 10 रुपया, अगर रेट 10 रुपीज लग रहा है तो वो कितना बोल रहा है कि भाई मुझे 1 kg दे दो. फिर अगर सामने वाला बोल रहा है रेट 8 kg, ठीक है, तो यहाँ पे उसके पैसे बच रहे हैं क्योंकि 8 kg बोलेगा तो दो उसमें उसमें 2 kg वो ले रहा है, वो देखो 2 kg ले रहा है, 8 इंटू 2 करके 16 रुपीज उसके जाएंगे क्योंकि 1 पर केजी कितना रुपया है, 8 रुपया, तो उसको बराबर 4 रुपया ऊपर के हिसाब से उसको 4 रुपया मतलब पर केजी 2 रुपया और दोनों 2 kg मिलाएंगे तो 4 रुपए का फायदा हो रहा है इसके लिए. जब प्राइस फॉल हो रहा है इंडिविजुअल डिमांड में, देखो जब प्राइस फॉल हो रहा है कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है. फिर 8 का कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 8 का 6 हो गया तो वो 6 पे भी वो ज्यादा खरीदने जा रहा है क्योंकि वो 6 3 18 सिर्फ 18 रुपीज पे करके, जहां ऊपर 16 रुपए पे करके 16 रुपीज पे करके वो 2 kg खरीद पा रहा था, बराबर. वहां पे वो सिर्फ 18 2 रुपया और ज्यादा देके अगर 1 किलो मिलता है तो ले लो ना भाई, ठीक है. फिर सेम 4 kg तो 4, फिर 2 रुपीज पर केजी तो 5 kg ले रहा है क्योंकि 2 5 10, 10 रुपए में, जहां ऊपर 10 रुपए में 1 किलो मिल रहा था वहां 10 रुपए में 5 किलो मिल रहा है तो लेगा ही इंसान, ठीक है. तो ये डिमांड में इसमें मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह कुछ नहीं, इसमें तो सिंपल सिंपल क्या दिया है हम लोगों को कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएगा कंज्यूमर कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए, ठीक है. ये बात याद रखना है इसमें. और यहाँ पर अगर अगर तुम लोग नीचे से ऊपर जाओगे, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो तुमको क्या देखने मिल रहा है, अगर नीचे से ऊपर जाओ तो देखो 2 kg है तो 5 ले रहा है, 2 रुपीज पर केजी है तो 5 kg ले रहा है. फिर प्राइस बढ़ गया 2 से 4 हो गया तो वो सिर्फ 4 ले रहा है, 4 से 6 हो गया बढ़ रहा है तो वो फिर सिर्फ 3 kg ले रहा है. फिर 6 से 8 हो गया तो फिर वो सिर्फ 2 kg, और 8 से 10 हो गया ऊपर तो वो सिर्फ 1 kg ले रहा है, ठीक है. तो ये है ये इंडिविजुअल डिमांड. वैसे ही सेम ये एक इंसान का, वैसे ही अगर सम टोटल 3 जन समझो, एक मेरा डिमांड, एक तुम लोगों में से किसी का डिमांड, बराबर, एक पर्सन ए बी सी, तीन लोगों का डिमांड को जब प्लस करेंगे, वैसे 3 लोग होते नहीं, उससे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों का डिमांड को हम लोग प्लस करेंगे तब जो मिलता है उसको उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड. ये देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल दिया है यहाँ पे, 10 रुपया है तो कोई कंज्यूमर क्या कितना खरीद रहा है, 5 kg खरीद रहा है, कोई 10 kg, कोई 15 kg, ऐसे करके तीनों kg मिक्स करके उसका टोटल मार्केट में कितना बिका, 30 किलो, बराबर. फिर वैसे ही जब प्राइस कम हो गया तो सबने देखो बढ़ाने लगे कि ज्यादा ज्यादा. ये तीनों के अलग अलग क्यों है वो तुम समझ सकते हो आसानी के, जिसके पास जितना पैसा वो ज्यादा खरीदेगा उतना. और फिर इसमें भी सेम टू सेम है, तो ये आराम से तुम समझ सकते हो मार्केट डिमांड शेड्यूल भी. ये कव मैंने अभी बताया नहीं, कव मैं बताऊंगा, इसमें अभी इतना जरूरत नहीं है ये करने का. तो अभी हम लोग पहले हम लोगों ने मीनिंग किया, मीनिंग और डेफिनेशन तो करना ही है डिमांड का, ठीक है. अभी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ये भी रीजन वाला भी एक आंसर है वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं. अभी हम लोग एक आसान एकदम इजी आंसर ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है. डिमांड हमने पहले समझ लिया तो याद करेंगे, तो डिमांड को याद करेंगे तो 3 चीजें क्या क्या डिमांड में रहती है, डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू बाय, ठीक है. ये 3 चीज रहनी चाहिए. उसके बाद अभी टाइप्स ऑफ डिमांड, तो इसमें सबसे पहले है डायरेक्ट डिमांड, फिर है इनडायरेक्ट डिमांड, फिर कॉम्प्लीमेंट्री या तो जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड. तो सबसे पहले डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में तुमको समझाऊंगा कि अगर तुम लोग खुद खुद के लिए कुछ चीज खरीद रहे हो तो वो क्या है, डायरेक्ट डिमांड है. अगर तुम खुद खुद के लिए कुछ चीज खरीद रहे हो तो वो क्या होगा, डायरेक्ट डिमांड होगा, ओके. और दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे लिए खुद के लिए कोलगेट खरीदूंगा, बराबर, सोप खरीदूंगा या कोई मोबाइल खरीदूंगा, एक चार्जर खरीदा, तो वो मैं खुद यूज करने के लिए खरीद रहा हूँ, मैं खुद के लिए डिमांड कर रहा हूँ, तो इसके लिए वो है डायरेक्ट डिमांड, ओके. फिर नेक्स्ट इनडायरेक्ट डिमांड, समझो
कि अभी मैं तुमको टीचिंग करने के लिए एक बोर्ड ला रहा हूँ, मार्कर ला रहा हूँ, ठीक है, फिर बोर्ड मार्कर, और मैंने समझो एक ऑनलाइन टीचिंग के लिए लैपटॉप ले लिया, तो वो सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा। फिर कोई कंपनी है जो मशीन खरीदती है, ठीक है, मशीन खरीदती है, अगर समझो एक जेरोक्स वाले के पास जेरोक्स मशीन है, तो वो इनडायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि वो खुद नहीं यूज करने वाला, वो क्या करने वाला है, वो तुम्हारे लिए खरीद रहा है कि कस्टमर के लिए, ये कस्टमर को ये जरूरी है। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो मशीन्स जो खरीदते वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका इनडायरेक्ट डिमांड का। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज अ डिराइव डिमांड। अगर मैंने कोई टीचर्स रखे हैं तो वो डिराइव डिमांड है, वो मेरे लिए नहीं, वो स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, जो एक्स्ट्रा नए मतलब दूसरे छोटे स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स आते रहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। वैसे ही वर्कर का है, वैसे कोई भी एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो जो तुम्हारे समझ में आए। नेक्स्ट है, थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ साथ में, जॉइंट डिमांड मतलब एक साथ जो चीजें, दो चीज जो साथ में डिमांड की जा सकती है। कार एंड फ्यूल, बराबर। तो कार और पेट्रोल, कार के साथ हम लोग को कार खरीदेंगे तो पेट्रोल चाहिए ही वो चलाने। ब्रेड एंड बटर, बराबर, दो चीजें साथ में हम लोग ऑलमोस्ट खरीदते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड या तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फिर शूज एंड सॉक्स दोनों, वो भी आ सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आ सकते हैं। Composite demand. Composite demand. The demand for a commodity which can be put to several use is known as composite demand. For example, electricity is demand for several uses such as light, fan, washing machine. इलेक्ट्रिसिटी से तुम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो उसके लिए वो एक ही चीज तुमने लिया, एक ही गुड्स लिया, और वो तुमको उसके साथ कितना कितना सारे मतलब तुम जरूरतें पूरी कर सकते हो। तो वो एक बहुत सारी जरूरतें को पूरी करने के लिए एक ही चीज डिमांड हो रही है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। इसमें वाटर का भी एग्जांपल आ सकता है। नेक्स्ट है कंपिटिटिव डिमांड। Competitive demand. It is demand for goods, those goods which are substitute for each other. For example, tea और कॉफी, मतलब तुम टी लोगे या तो कॉफी लोगे, बराबर, दोनों भी ले सकते हो लेने को, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोई टी कॉफी साथ में नहीं डिमांड मतलब हमेशा करता, वो या तो टी लेगा या तो कॉफी लेगा, तो ये दोनों में कंपटीशन है। फिर ऐसे ही अगर मैं समझो तुमको बोलूं कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, तो तुम्हारे पास तीन चार ऑप्शन है, पेप्सी, थम्स अप, बराबर, फिर लिम्का, मिरिंडा, जो भी जितने भी स्प्राइट और जो भी चलते रहते हैं, ड्यू, वो सब। तो इसमें कंपटीशन है, मतलब वो उसमें वो कॉम्पिटिटिव डिमांड है कि भाई वो इंसान स्प्राइट पिएगा, थम्स अप पिएगा कि ड्यू पिएगा, क्या पिएगा, बराबर। तो वो तीनों में अपने आप में कोल्ड ड्रिंक में कंपटीशन चल रहा है। शुगर एंड जैगरी, तो वही, बराबर, शुगर के कोई कोई लोग शुगर यूज करते, कोई कोई लोग जैगरी यूज करते, तो वो भी दोनों एक ही काम आता है, बराबर, तो इसलिए वो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो ये यहाँ तक मैंने एक ये आंसर कर किया, मतलब तुम यहाँ पे एक समझो कि तुमको क्या क्या करना है, मीनिंग करना है, डिफाइन करना है, और ये टाइप्स ऑफ डिमांड करना है। फिर अगर तुमको कुछ चीजों के बारे में मैं खुद ही पूछूं तुमको ऐसे ही कि डिमांड किस चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो डिमांड किस चीजों पे डिपेंड करती है, उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, मतलब डिमांड किस किस पे, एक तो प्राइस पे तो बहुत अच्छे से डिपेंड करती है। प्राइस पे इंडिया में तो सब चीजें ज्यादा प्राइस पे ही डिपेंड करती है। ज्यादा पैसा है तो ज्यादातर लोग वो खरीदते नहीं है, ज्यादा महंगा चीज है तो, और अगर सस्ते में मिलता है तो वो हो सकता है वो ज्यादा भी खरीद ले, जरूरत से ज्यादा। तो प्राइस की वजह से, अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस कम है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड इफेक्ट हुआ ना सिर्फ प्राइस की वजह से। फिलहाल तो ये एग्जांपल में इसके लिए डेफिनेटली डिमांड किसके ऊपर पहले डिपेंड करता है, सबसे पहले तो प्राइस पे डिपेंड करता है, बहुत ही एक्सटेंट तक, बराबर। फिर नेक्स्ट हम लोग प्राइस के बाद और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करता है। अभी तुमको पता चलेगा, देखो लॉकडाउन में सब लोगों का इनकम क्या हो चुका है, कम हो चुका है, या तो इनकम जीरो हो चुका है, या तो इनकम है ही नहीं, या तो आ रहा है तो भी बहुत कम आ रहा है। तो इनकम कम होने की वजह से हम लोगों ने कितनी सारी चीजें ऐसी है जो डिमांड नहीं करते, बराबर। तो इनकम कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया। और अगर इनकम कल को बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे सबकी डिमांड भी बढ़ने लग जाएगी। तो इनकम पे भी बहुत अच्छी तरीके से डिमांड डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब एग्जांपल समझो, एक
फॉर एग्जाम्पल अभी शुगर और जैगरी का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ का ही मैं ले लेता हूँ। तो शुगर और जैगरी में हम लोग दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को समझो शुगर सस्ते में मिल रहा है और जैगरी बहुत महंगा हो गया है, एग्जाम्पल, ठीक है, कि जैगरी महंगा हो गया है, या तो उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि शुगर बहुत सस्ता है, शुगर सस्ता है और जैगरी महंगा है, ठीक है। तो जब तुम ही बोलो, तुम ही अगर सोचोगे तो तुम किस चीज को का डिमांड करोगे, तो तुम किस चीज का डिमांड करोगे, जो सस्ता है उसका, यानी कि शुगर का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर अपना सब्स्टिट्यूट अपने से ज्यादा कॉस्टली है तो अपन चीपर हो जाएंगे, और अगर अपन चीपर हो गए तो बराबर, तो हमारा प्रोडक्ट, हमारे जो शुगर है उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और उसके से उल्टा, अगर हम महंगे हैं और सामने वाला अगर सस्ता है, शुगर महंगा है और जैगरी सस्ता हो गया, तो किसका डिमांड, हमारा प्राइस बढ़ने की वजह से जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका डिमांड बढ़ जाता है। हमारा प्राइस बढ़ा हमारा, बराबर, लेकिन डिमांड किसका बढ़ गया, उसका, क्योंकि वो सस्ता है अपने से। समझ में आया? तो ध्यान से सोच समझ के कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा कि अगर हमारा प्राइस कम हो गया, बराबर, तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि हम उससे सस्ते हैं सामने वाले से। लेकिन अगर हमारा प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि वो सस्ता है हमसे, ठीक है। वैसे कोल्ड ड्रिंक में भी तुम सोच सकते हो, पेप्सी और थम्स अप दोनों कोल्ड ड्रिंक ही है। अगर तुमको बोला कि पेप्सी भाई 1 लीटर बॉटल है 85 में आ रहा है और थम्स अप आ रहा है 75 रुपीज में, तो तुम पैसे बचाने के लिए, भाई ठंडा ही है, पीने का ही है, बस चलो अपन थम्स अप ले लेते हैं। तो प्राइस उसका ज्यादा था, इस वजह से अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ गया। तो इस वजह से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या है, उस पे के ऊपर से अपना डिमांड रहेगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री अभी मैंने टाइप्स तो बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, तो जो साथ साथ में डिमांड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी जो चल रहा है उस हिसाब से, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या प्रिफर करेंगे, तो पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो लोग यही प्रिफर करेंगे कि कार कम खरीदे। बहुत ऐसा नहीं होगा, जिनके पास कार है वो तो चलाएंगे ही मजबूरी से, लेकिन वो ऐसा ज्यादा करके जिन लोगों ने प्लान बनाया रहेगा कि कार खरीदना है चलो अभी, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, इसके लिए अपने कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो कैसे टाइप का प्रोडक्ट है। नेचर मतलब हमेशा समझना टाइप, ओके। थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसमें। इफ कमोडिटी इज नेसेसिटी and its use is unavoidable, then its demand will continue to be same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure etc. मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, लॉकडाउन हो गया, लेकिन मेडिसिन और फूड रुका क्या, नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि वो नेसेसिटी है। तुम लोग को पता भी है, गवर्नमेंट ने भी खुद ने बोला लॉकडाउन में जो नेसेसरी सर्विस है बराबर, वो सब चलता ही रहेगा, उसको हम कभी भी बंद नहीं करेंगे। कभी भी खाना मिलना, वो सब मिलना, कुछ भी बंद नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट मिल रहे नहीं थे क्योंकि वो बहुत जन ने बहुत सारे खरीद लिए। फॉर एग्जांपल मैगी ही ले लो तुम लोग, कि वो तभी मिल रहा नहीं था, लेकिन वो बहुत जन ने बहुत ज्यादा खरीद लिया इस वजह से। अदरवाइज तो वो अगर प्रोडक्शन चलते रहता, बराबर होता, तो वो मिलते ही रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जब कोई नेसेसिटी वाला चीज का प्राइस बढ़ भी जाएगा तो क्योंकि वो जरूरी है, मेडिसिन, या तो तुम सोचो अगर अपन एडमिट हुए तो कितना सारा पैसा खर्च होता है, फिर भी इंसान करवाएगा ही क्योंकि वो जान का मामला है बराबर, और एकदम जरूरी है, इसलिए उसका डिमांड, नेसेसिटी अगर चीज है तो उसका डिमांड प्राइस की वजह से इतना कुछ ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। हाँ लेकिन कोई लग्जरियस गुड्स है, जैसे कि समझो टीवी, एसी, फ्रिज, वो सब है, कार हो गया, वो सब चीजें अगर उसके ऊपर वो उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड पटाख से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके बिना हम लोग रह सकते हैं लेकिन नेसेसिटी के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट की टाइप पे भी डिपेंड करता है फिर उसका डिमांड। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक सिंपल बात है, अगर तुम्हारे घर में 3 लोग हैं और तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, हाँ, तो किस घर में ज्यादा डिमांड होती रहेगी चीजों की, ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा लोग हैं, 10 लोग,
ठीक है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना डिमांड भी ज्यादा रहेगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना कम उतना डिमांड भी कम रहेगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ये बहुत अच्छे से समझना, समझो आज गोल्ड का भाव है, आज गोल्ड का भाव है 50,000, अभी है 50,000, समझो। और तुमको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, गोल्ड का अभी 50 है, ये 75 तक जाएगा, तो तुम अभी क्या करोगे? तुम अभी गोल्ड खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है क्योंकि अभी 50 है, कल को 75 होना है, तो तुम अभी ही खरीद लोगे, तुमको जरूरत है तो, कि 50 है अभी ले लेते, कल को भाव बढ़ जाएगा तो अपना फायदा ही फायदा। इसके लिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे तुम्हारा डिमांड डिपेंड किया। फ्यूचर में तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है, इसके लिए आज डिमांड उसका बढ़ गया। ओके, इस एग्जांपल को उल्टा कर ले कि अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि आज 50 है, कल को वो 40-30 पे आ ही जाएगा, तो तुम आज नहीं खरीदोगे, आज तुम उसका डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि जब कम होगा तब तुम आराम से उसको खरीद लोगे। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस पे ऐसे डिपेंड करता है डिमांड। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। फिर कोई भी प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है, तो जिस प्रोडक्ट का जितना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है उतना कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलती है और वो प्रोडक्ट वो डिमांड करता है। तो जितना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा उसका डिमांड उतना ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा, जितना एडवर्टाइजमेंट कम उसका उतना ही डिमांड कम रहेगा। नेक्स्ट है टेस्ट हैबिट, एक सेकेंड, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। जो भी चीज अभी बहुत फैशन में है उसका डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन जो चीज अभी फैशन में नहीं है उसका डिमांड कम रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फैशन में आती है और फिर फैशन से चली जाएगी, तो उसका डिमांड इतना नहीं रहेगा। तो वो टेस्ट हैबिट और फैशन पे डिपेंड कर रहा है उस चीज का डिमांड। ओके, मेरे ख्याल से 9 पॉइंट ही होने चाहिए, नहीं और एक पॉइंट है, 10 है, 11 है, लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से 8 पॉइंट 7 पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेवल ऑफ टैक्सेशन भी बता दो। लेवल ऑफ टैक्सेशन मतलब अगर टैक्स ज्यादा है, किसी चीज पे टैक्स ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, इसके लिए उसका डिमांड कम हो जाएगा। और किसी चीज पे टैक्स कम है तो वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसके लिए उसका डिमांड बढ़ जाएगा। फिर अदर फैक्टर्स भी है, क्लाइमेटिक कंडीशन, समझो एक एग्जांपल, क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये अदर वाला भी तुम एक पॉइंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन पे कैसे, अगर क्लाइमेट अच्छा है तो फूड ग्रेन सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा और हम लोगों को वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। समझो ओनियन ही सोच लो या टोमेटो सोच लो, ओनियन ज्यादा हो रहे, क्लाइमेट कंडीशन अच्छा है तो वो ओनियन सस्ता होगा क्योंकि बहुत क्वांटिटी में हुआ है तो सबके पास है, तो वो लोग बेचेंगे सस्ते में और उसका डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है और ओनियन बराबर नहीं हुआ, तो बीच बीच में तुमने देखा भी है, इसके लिए ओनियन का एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है तो ओनियन का प्राइस क्या हो, सबके पास कम हो गए, सब किसान के पास नहीं होंगे, जितने हो गए सड़े हुए रहेंगे, थोड़े अच्छे रहेंगे तो उतने ही बेच पाएंगे। इस वजह से वो लोग कम है उनके पास तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और प्राइस बढ़े तो प्राइस ज्यादा रहेगा तो फिर डिमांड क्या हो जाएगा? कम। प्राइस क्योंकि कम है, क्वांटिटी कम है बेचने के लिए, तो उनके पास वो लोग प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे वही प्रोडक्ट के लिए और उस वजह से डिमांड थोड़ा कम होगा। ठीक है, ओके, तो ये 2 आंसर है। हम लोगों को क्या क्या करना है कल के लिए वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ यही वीडियो में। हम लोग कल डिमांड की मीनिंग और डेफिनेशन करेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड करेंगे और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करेंगे, जिसमें तुम 7 to 8 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अच्छे पॉइंट लिखना। ये अदर फैक्टर वाला पॉइंट एक एक्स्ट्रा तरीके से लिखना, उसको 7 में मत काउंट कर लेना। ठीक है, 8 पॉइंट इसको समझ लेना। तो 8 पॉइंट ये, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड के 5 से 5 पॉइंट है वो, और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड, ये हम लोगों को करने हैं। ठीक है, तो ये 2 आंसर मैंने करवा दिए, अभी उसके बाद के आंसर मैं नए वीडियो में तुम लोगों को बना दूंगा। ठीक है, बाय बाय।